जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कैसी चल रही है पढ़ाई आप सबकी। पढ़ाई तो जारी रखिए, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी कार्यों से कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, वो चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ करेंगे फिर आगे पूरी लाइफ में ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि पढ़ाई के टाइम में हम लोग पढ़ाई कर लें और बाकी कामों को जितना कम से कम हो सके समय दें, पढ़ाई को प्रायोरिटी दें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं बदलती है। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन पढ़ाई आपके पास ही रहेगी और जब तक चाहेंगे तब तक रहेगी ये। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें, बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। आज हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे और 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में बताया और 1833 वाला भी जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में भी एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। तो उम्मीद करते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था और 1833 वाला जो चार्टर एक्ट था, इन दोनों से आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के अगले क्रम में 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बारे में। तो इससे पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं 1833 वाला चार्टर एक्ट में। तो उसमें हमने बताया था कि कंपनी का जो कार्यकाल था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद हमने ये बताया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद हमने ये बताया कि पूरे भारत के लिए जो विधि निर्माण का कार्य होगा वो जो भारत का गवर्नर जनरल होगा और उसकी जो परिषद होगी उसके द्वारा किया जाएगा। और प्रांतीय गवर्नरों से जो विधि बनाने की शक्ति 1726 के एक्ट के तहत दी गई थी उसको वापस ले ली गई। इसके बाद हमने वहाँ पे आप लोगों को जिक्र किया था विधि आयोग का। फिर हमने बताया कि जो उसकी परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 3 से 4 कर दी गई। उसके बाद इन सारी चीज़ों पे बात करने के उपरांत हमने विधि आयोग से संबंधित बताया था कि स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम जो विधि आयोग का गठन हुआ था वो 1955 में हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं और आगे जो हम बात करेंगे वो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ब्रिटेन की जो क्राउन थी यानी ब्रिटेन की जो संसद थी वो कंपनी पे और भारत पे अपने नियंत्रण को लगातार मजबूत करती जा रही थी। और उसी क्रम में हम बताए थे कि 1833 में कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको ही समाप्त कर दिया गया था। और ये भी बताए थे कि अब कंपनी को प्रशासनिक इकाई के तौर पर रखा गया था कि जो भी शासन प्रशासन का कार्य किया जा रहा है कंपनी अब शासन प्रशासन के कार्यों में सहयोग करेगी, ना कि व्यापार करेगी कंपनी। क्योंकि जो व्यापारिक अधिकार था वो 1833 में कंपनी का समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें ये बताया गया
पहला जो प्रावधान था कि इसमें यह बताया गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ये टाइम निश्चित नहीं किया गया कि कब समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसमें यह बताया गया कि अब कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा और कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भारत के संवैधानिक इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। तो इसको हम लोग लिख लें साथ ही साथ, कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद हमने क्या बताया कि यह अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट। और जब नहीं बढ़ाया गया तो इसमें यह भी बोला गया था कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान किया गया, देखिए, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। और जो भारत के गवर्नर जनरल की परिषद थी 4 सदस्यीय, उसमें हम बताए थे कि चौथा जो सदस्य रहेगा वो विधि सदस्य रहेगा। तो जो विधि सदस्य था 1833 के एक्ट में हम आपको बता चुके हैं कि वो पूर्ण सदस्य नहीं था, अर्थात उसको मत देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे इस एक्ट में क्या किया गया कि जो विधि सदस्य था, जो चौथा सदस्य शामिल किया गया था पिछले एक्ट में, वो विधि सदस्य को यहाँ पे पूर्ण सदस्य की सदस्यता दी गई। अर्थात अब जो विधि सदस्य होगा इस चार्टर एक्ट के तहत, जो भी विधि सदस्य होगा उसे वोट देने का भी अधिकार होगा। तो यहाँ पे हम अगला प्रावधान लिखेंगे कि विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या किया गया, चौथी चीज़, यहाँ पे हम बता चुके हैं आप लोगों को कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे। यहाँ पे क्या किया गया कि 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया कि अगर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद चाहे तो 2 अतिरिक्त सदस्य और बढ़ा सकती है। मतलब क्या हुआ, देखिए, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद 4 सदस्यीय थी, उसके बाद यहाँ पे 6 अतिरिक्त सदस्य लिए गए और इसके बाद फिर प्रावधान किया गया कि अगर परिषद चाहे और गवर्नर जनरल तो 2 अतिरिक्त और ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 सदस्य ये और 6 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 12 सदस्य हो गए। ठीक है, और ये जो अतिरिक्त सदस्य थे इनको गैर सरकारी सदस्य बोला जाता था, गैर सरकारी, गैर सरकारी सदस्य। अब इनको क्यों शामिल किया गया और इनका कार्य क्या था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, उसके बाद 6 अतिरिक्त सदस्य और शामिल किए गए। इसके बाद ये भी अधिकार दिया गया परिषद को कि अगर परिषद चाहे तो 2 अतिरिक्त सदस्य और ले सकती है। ठीक है, टोटल 12 सदस्य हो गए। ठीक है, और यही इन्हीं 12 सदस्यों को मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद।
केंद्रीय विधान परिषद। इन्हीं 12 सदस्यों को लेकर केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। और जो ये केंद्रीय विधान परिषद थी ये संसद की भांति कार्य करती थी। जैसे वर्तमान में हमारे समय में हमारे टाइम में, इस टाइम में जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, तो संसद की व्यवस्था की गई है, जिसमें संसद के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा दोनों को शामिल किया जाता है और राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। तो ये जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया वो किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जो 12 सदस्यीय थी। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए ये संसद की भांति कार्य करेगी, ये भी चीज हो गया। तो देखिए यहां पे जो कार्यपालिका का कार्य था वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करती थी। ये जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी ये कार्यपालिका का कार्य करती थी वहां पे। तो भाई इन सदस्यों को क्यों लिया गया? रीजन क्या था इनको लेने का? तो रीजन यही था कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है और इस वजह से वर्कलोड बढ़ गया है। और जब वर्कलोड बढ़ गया है तो विधियां बनाने की आवश्यकता पड़ रही है कि कहाँ पे किस हिसाब से शासन किया जाएगा, उसकी विधि बनाने के लिए। तो इन अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किस लिए किया गया? तो यहाँ पे विधि बनाने के लिए शामिल किया गया। तो यहाँ पे ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के साथ ये जो सदस्य थे ये विधि बनाने में सहयोग करते थे। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि ये जो गैर सरकारी सदस्य थे अर्थात ये जो अतिरिक्त सदस्य थे इनका कार्य क्या था? तो इनका कार्य था विधि बनाने में सहयोग करना। ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे विधि बनाने में सहयोग करना। सहयोग, ये चीज हो गई। देखिए कार्यपालिका का कार्य कौन कर रहा है? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कर रही है। और विधायिका का कार्य क्या होता है? आज के टाइम में हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसमें विधायिका का कार्य क्या होता है बताइए आप लोग? विधायिका का कार्य यही होता है विधियों का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सदस्य थे ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के साथ विधायिका का कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्यपालिका और विधायिका, देखिए इन लोगों को लिया ही इसलिए गया है कि ये विधि निर्माण में सहयोग करेंगे, क्योंकि विधियों का क्रियान्वयन जो होगा वो कार्यपालिका का कार्य होता है। तो यहाँ पे कार्यपालिका क्या करेगी कि विधियों का क्रियान्वयन करवाएगी और विधायिका का कार्य क्या होता है? विधियों का निर्माण करना, यही विधायिका का कार्य होता है। ठीक, तो यहां पे देखेंगे हम कि इन चीजों से क्या स्पष्ट दिख रहा है? यहां पे ये चीज निकल के आ रही है कि कार्यपालिका और विधायिका के जो पृथक्करण का उदय हुआ वो इसी चार्टर एक्ट के तहत देखा गया। ठीक है, तो यहां पे एक चीज हम लिखेंगे कि कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण का उदय। पृथक्करण का उदय, ये चीज हो गई यहां पे। ठीक है, तो कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण का उदय इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ये 5 प्रावधान हो गए इसमें। इसके बाद इसमें क्या बताया गया कि देखिए हम पिछले एक्ट में बताए थे कि जो कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी वो गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी और उसमें सहयोग किसका था? ब्रिटिश सम्राट का था। ये चीज़ हम बताए थे। और वहाँ पे पिछले एक्ट में हमने ये भी बताया था कि सिविल सेवा के थ्रू यहाँ पे कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा विरोध के कारण उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया कि विशिष्ट
सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती अब प्रतियोगिता के आधार पे होगी। प्रतियोगिता के आधार पे होगी। तो पिछले एक्ट में ये तो प्रावधान लाया गया कि क्यों ना सिविल सेवक जो हैं उनकी भर्ती अर्थात कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती सिविल परीक्षा के आधार पे किया जाए, प्रतियोगिता के आधार पे किया जाए, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण इसको वापस ले लिया गया। लेकिन इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि अब कंपनी के कर्मचारियों की जो भर्ती होगी वो प्रतियोगिता के आधार पे होगी, ना कि कंपनी के मनमाने तरीकों से होगी। ठीक है, इसमें यह किया गया। इसके बाद इस एक्ट में क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम पीछे की क्लास में बता चुके हैं कि 24 सदस्य होते थे उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता था। और इसका कार्य था कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था, कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था उसको नियंत्रित करना किसका कार्य था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल का था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम देख चुके हैं कि पिछले एक्ट में ही कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको ही समाप्त कर दिया गया है, और ये कंपनी के व्यापारिक कार्यों पे ही नियंत्रण किसका था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रखने का कोई बहुत अर्थ निकल के नहीं आ रहा था। यही वजह था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो 24 सदस्य होते थे इस एक्ट में उसको 24 से घटा के 18 कर दिया गया। और उसमें यह भी बताया गया कि इस 18 में जो 6 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश जो हैं उनके क्राउन द्वारा चुने जाएंगे। क्या बताया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या 24 थी उसे घटाकर 18 कर दिया गया और 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाएंगे। यह भी प्रावधान इसमें किया गया। तो इस एक्ट में जो 7वां प्रावधान था वो ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी गई। और इसमें जो 6 सदस्य होंगे वो क्राउन द्वारा आएंगे, अर्थात क्राउन द्वारा चुने जाएंगे। तो ये था 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो हमने आपके सामने रखा। और इससे बाहर इस चार्टर एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब एक बार इसमें हम फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं कि इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है। पहला ये बताया कि इसमें ये व्यवस्था किया गया कि कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद ये भी बताया गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कंपनी को कब समाप्त किया जाएगा। उसके बाद इसके बारे में हमने ये बताया कि ये चार्टर इतिहास का ये अंतिम चार्टर एक्ट था भारत के संवैधानिक इतिहास का। उसके बाद हमने ये बताया कि जो विधि सदस्य था वो पूर्ण सदस्य नहीं था पिछले एक्ट में, उसको यहाँ पे विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद हमने ये बताया कि 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया जो संसद की तरह कार्य करती थी, और यहाँ पे जो अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए थे उनका मूल कार्य जो था वो विधियों के निर्माण में सहयोग करना था। अर्थात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण का उदय यहीं से देखने को मिलता है। उसके बाद विशिष्ट सिविल सेवकों की जो भर्ती है वो प्रतियोगिता के आधार पे की जाएगी। इसके बाद हमने ये बताया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या थी 24 उसे घटाकर 18 कर दिया गया, और उसमें जो 18 में 6 सदस्य आएंगे वो ब्रिटेन की जो क्राउन है उसके द्वारा चुने जाएंगे। ये प्रावधान किया गया। तो ये जो था 1853 का जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो हमने आपके सामने रखा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम।
आगे क्या पढ़ेंगे हम? भारत सरकार अधिनियम सही नहीं चल रहा है ये। अधिनियम 1858। देखिए ब्लैक वाले से ही लिख देते हैं यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, जब इस एक्ट को लाने का प्रस्ताव किया गया, जैसा कि हम पिछली क्लास से पढ़ते हुए देखते हुए आ रहे हैं कि हर एक आगे का जो एक्ट आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे प्रावधान जरूर दिखाई दे रहे हैं जो कि भारत पे अपनी पकड़ को मजबूत करे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रावधान लाए जा रहे हैं, जो भी अधिनियम लाए जा रहे हैं, वो लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घटना क्या हुई थी कि 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी और इसमें बहुत बड़े लेवल पे अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा था। और यही वजह था कि जब 1858 में एक्ट लाया गया तो उसमें भरपूर कोशिश ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई कि कैसे भारत के लोगों को दिखावे में खुश भी रखा जाए और नियंत्रण भारत के लोगों के ऊपर मजबूत भी किया जाए। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। तो यहाँ पे देखिए, जब 1858 में ब्रिटेन में पाम ईस्टर्न जो था ये प्रधानमंत्री था और इसी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और उसको प्रस्ताव लाने का जो इसके द्वारा रीजन बताया गया वो ये बताया गया कि भारत में जो भी दोहरा शासन किया जा रहा है उसमें दोष है, उसी दोषों को दूर करने के लिए इसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया। तो इसके द्वारा जो प्रस्ताव लाने का रीजन था वो क्या था कि भारत में जो दोहरा शासन किया जा रहा है उसके दोषों को दूर करने के लिए ये प्रस्ताव इसके द्वारा रखा गया। अब ब्रिटेन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि पाम ईस्टर्न को त्यागपत्र देना पड़ गया और जब पाम ईस्टर्न ने त्यागपत्र दिया प्रधानमंत्री पद से तो उसके बाद डर्बी को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया? डर्बी को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री डर्बी को बनाया गया तो इसके बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना? डर्बी बना। ठीक, इसके बाद बना। और जो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना उस टाइम वहाँ की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। वहाँ की महारानी जो थी वो विक्टोरिया थी। तो जब इसी जो पाम ईस्टर्न द्वारा प्रस्ताव लाया गया था उसी प्रस्ताव को विक्टोरिया द्वारा पास कर दिया गया, हस्ताक्षर करके पास कर दिया गया और ये भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों द्वारा यही था कि फिर निकट भविष्य में जो 1857 जैसी घटना हुई है वो दोबारा न हो और ऐसी कौन सी व्यवस्था इस एक्ट में किया जाए कि कुछ हद तक भारतीयों को भी खुश किया जाए और यहाँ पे भारतीयों को खुश करने के साथ साथ ब्रिटिश जो औपनिवेशिक हित है उसको भी साधा जाए। ये दो चीज़ें ध्यान में रख के इसको लाया गया। और ये जब लाया गया तो उस टाइम कैनिंग जो था
कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में पढ़कर सुनाया गया। ठीक है, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया, तो कैनिंग द्वारा, जब महारानी विक्टोरिया जो थी वहाँ की, उसके द्वारा पास किया गया इस प्रस्ताव को, तो कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। जब पढ़कर सुनाया गया तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इसे भारतीय लोगों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत के बुद्धिजीवी लोग भी नहीं समझ पा रहे इन सब चीज़ों को, और इस एक्ट को बोल रहे हैं, इस अधिनियम को बोल रहे हैं कि भारतीय लोगों के लिए ये मैग्ना कार्टा है एक तरह से, जबकि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य यही था कि भारत से कैसे धन का शोषण किया जाए, लोगों का शोषण किया जाए, और कैसे अधिक से अधिक धन को भारत से बाहर अपने देश को लेके जाया जा सके। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ें हो गई। इसके बाद इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। देखिए 1853 का जब चार्टर एक्ट पढ़ाए थे, जो कि भारतीय संवैधानिक इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो कार्यकाल है उसको 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंपनी को समाप्त तो नहीं किया गया, लेकिन कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद यहाँ से भारत पे जो शासन करने का कार्य है वो ब्रिटेन की जो क्राउन है, ब्रिटेन की जो संसद है, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इससे अब तक जो था वो कंपनी द्वारा शासन किया जा रहा था। वो अलग बात है कि ब्रिटेन की जो क्राउन थी वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन नियंत्रण जो ऊपर से फाइनली जो था वो ब्रिटेन की क्राउन का ही नियंत्रण था। लेकिन यहाँ पे साफ शब्दों में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे 1857 की क्रांति जो हुई थी तो उससे अंग्रेजों के मन में ये सारी चीज़ें व्याप्त हो गई थी कि भारतीय लोग बहुत हद तक हम लोगों से नाराज हैं। ब्रिटेन वासियों के मन में जो भी शासन ब्रिटेन के लोग कर रहे थे तो ये उन लोगों को स्पष्ट संदेश जा चुका था। तो वो ये चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं उनके मन में कंपनी के प्रति निगेटिविटी की भावना भरी हुई है। तो यहीं से ब्रिटेन, देखिए ब्रिटिश कितने चालाक है, वो उनके दिमाग में ये है, वो समझ रहे हैं कि भारतीयों के दिमाग में ये होगा कि कंपनी दोषपूर्ण शासन कर रही है। तो इसीलिए ब्रिटेन की संसद ने क्या कार्य किया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और खुद शासन प्रारंभ कर दिया। तो इसमें जो अगला प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की जो क्राउन है, जो ब्रिटेन का ताज है, उसका शासन प्रारंभ हो गया। तो ये अगला चीज इसमें लिखेंगे हम। कंपनी का शासन समाप्त और क्राउन का प्रारंभ, ये चीज हो गई। देखिए कंपनी द्वारा जो भी शासन किया जा रहा था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, अर्थात निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल। इन दोनों की भूमिका कंपनी के शासन में बहुत हद तक थी, इन्वॉल्व थे। ये दोनों बॉडी जो भी थे, जो भी संस्थाएं ये दोनों थी, ये दोनों बहुत हद तक कंपनी के शासन को नियंत्रित करती थी। तो यही वजह था कि जब कंपनी का शासन समाप्त किया गया, जब कंपनी का शासन समाप्त किया गया तो अगला स्टेप ये भी उठाया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, और आखिर कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। तो आखिर ब्रिटेन की क्राउन भारत में शासन करने के लिए कुछ तो करेगी। तो ब्रिटेन की जो क्राउन है उसके द्वारा गृह सरकार का गठन किया गया, गृह सरकार की स्थापना की गई।
ठीक, क्योंकि कोई तो चाहिए शासन करने के लिए। तो जो ब्रिटेन की क्राउन है उसने अपने थ्रू शासन करने का जब कार्य प्रारंभ किया तो गृह सरकार की स्थापना की, और गृह सरकार में जो हेड बनाया गया वो भारत सचिव को बनाया गया। किसको बनाया गया? भारत सचिव को बनाया गया। और ये जो भारत सचिव होता था ये ब्रिटेन की जो क्राउन है उसका सदस्य होता था, अर्थात ये ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होता था। ठीक है, तो अकेले भारत सचिव तो शासन नहीं कर लेगा। अकेले इतने बड़े देश पे जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है अकेले शासन करना संभव तो है नहीं। यही वजह थी कि जो गृह सरकार की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो भारत सचिव को बनाया गया। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ शासन करने के लिए भारत सचिव के सहयोग हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्यीय? 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अर्थात अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा भारत परिषद, उसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वो किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858, और ये 15 सदस्यीय था। ठीक है, इसमें ये किया गया कि 8 सदस्य जो आएंगे वो ब्रिटेन की क्राउन से आएंगे, अर्थात ब्रिटिश ताज से आएंगे, और 7 सदस्य जो आएंगे वो मेरे भाई कंपनी के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ पे क्या किया गया? देखिए, ये चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन का शासन प्रारंभ। जब कंपनी समाप्त तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त, और जब ये दोनों समाप्त हो गए तो शासन करने के लिए गृह सरकार की स्थापना की गई। जब गृह सरकार की स्थापना की गई तो उसका जो हेड है वो भारत सचिव को बनाया गया, और ये जो भारत सचिव होता था ये क्या होता था? कैबिनेट मंत्री होता था, ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री। ठीक, और ये ब्रिटिश क्राउन का सदस्य भी होता था। अब भारत सचिव को शासन में सहयोग हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इससे पहले के एक्ट में मैंने आपको बताया कि 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। यहाँ पे 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन शासन में सहयोग हेतु किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा आते थे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और यहीं पे बात आती है कि इनके वेतन और अन्य खर्चे किसके राजस्व से दिए जाते थे? तो ये सारी चीजें भारत के राजस्व से दिए जाती थी। खर्च भारत के राजस्व से। भारत के राजस्व से भारत परिषद के सदस्यों का वेतन और अन्य जो भी खर्चे थे, भत्ते थे, वो भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। ये भी प्रावधान इसमें साफ साफ बताया गया। उसके बाद क्या था कि जो गवर्नर जनरल होता था वो पहले क्या था? कंपनी को रिपोर्ट करता था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता था। लेकिन अब क्या है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो सीधा ब्रिटेन की जो क्राउन है उसके प्रति उत्तरदायी हो गया है, अर्थात उसके प्रति जवाबदेह हो गया है वो। तो यहीं से जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय नाम दे दिया गया। किस रीजन से? क्योंकि अब जो वायसराय है ये सीधा ब्रिटिश क्राउन जो है उसके प्रति उत्तरदायी है। और यहाँ से बात आती है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं कैनिंग के सरकार, कैनिंग के शासन में। तो यहाँ पे आएगा कि प्रथम वायसराय और अंतिम भारत का गवर्नर, अंतिम भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये
कौन हो गया? कैनिंग हो गया, क्योंकि ये गवर्नर जनरल था उसी टाइम ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हो गया, क्योंकि इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था वो प्रथम वायसराय के रूप में कन्वर्ट हो गया, अर्थात यहाँ से वायसराय का जो पद था वायसराय का वो शुरुआत की गई। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का और प्रथम वायसराय भारत का कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, ये सारी चीज़ें 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें ये सारे प्रावधान किए गए। तो ये था आज हम लोगों ने पढ़ा 1853 का चार्टर एक्ट और हमने पढ़ा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। एक बार और रिमाइंड हम आपको करा दें कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके संबंध में हमने बताया कि यह अंतिम चार्टर एक्ट था और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो विधि सदस्य पूर्ण सदस्य नहीं था उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद ये भी बताया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय जो परिषद थी उसमें 6 अतिरिक्त और 2 और अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, जिनका मूल कार्य जो था वो विधि बनाने में सहयोग करना था। और यहीं पे 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई जो संसद की भांति कार्य करती थी। और इसी चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही हमें कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण के उदय का भी संदेश दिखाई देता है। उसके बाद हमने ये बताया कि जो विशिष्ट सिविल सेवक भर्ती थी वो अब प्रतियोगिता के आधार पर प्रारंभ हो गई। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसकी सदस्य 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा आते थे, ये भी प्रावधान किया गया। उसके बाद जो कंपनी का कार्यकाल है उसको 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया और ये बोला गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद हमने 1858 के भारत सरकार अधिनियम में बताया कि पाम स्टर्न द्वारा एक प्रस्ताव ला गया। उसके बाद हमने बताया कि जो डर्बी था पाम स्टर्न के त्यागपत्र देने के बाद डर्बी प्रधानमंत्री बना और उस टाइम महारानी विक्टोरिया थी और महारानी विक्टोरिया द्वारा इस पर हस्ताक्षर करके पास किया गया। और पास करने के बाद कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इसे पढ़ा गया और इसमें अन्य जो प्रावधान किए गए कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अर्थात कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त किया गया और यहाँ से क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। उसके बाद हमने बताया कि क्राउन के शासन प्रारंभ करने के साथ ही भारत में गृह सरकार की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष होता था भारत सचिव नाम का व्यक्ति। और भारत सचिव जो होता था उसके प्रशासन में सहयोग हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई और 15 सदस्यीय जो भारत परिषद होती थी उसमें से 8 सदस्य ब्रिटेन की क्राउन द्वारा आते थे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर द्वारा आते थे। और इन 15 सदस्यों का जो वेतन और अन्य खर्च था वो भारत के राजस्व से दिया जाता था। उसके बाद हमने ये बताया कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया और जो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। तो ये सारी चीज़ें 2 एक्ट के माध्यम से पढ़े हम और अगले क्लास में हम 1861 का जो अधिनियम है, 1892 का जो अधिनियम है और 1909 का जो अधिनियम है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये था आज का क्लास। अब यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमें भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहे जो हमारे लिए एनर्जी का कार्य करेगा और हम आगे और भी अच्छी कक्षाएं आप लोगों के बीच में लाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।